जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 के सभी प्रश्न को देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। वहीं यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस रियासत, जो एक देशी रियासत था हैदराबाद, इसके एक भी सदस्य इसमें भाग नहीं लिए थे, तो पूछ सकता है कि एक ऐसा देशी रियासत जिसके एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो हैदराबाद याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो कुल मिलाकर 2 भारतीय राष्ट्रपति हुए जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। दोनों का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो एक का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। और क्रम से जो है फ्रेंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन 3 नंबर के हैं और फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये 5 नंबर पे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला के द्वारा कहे गए हैं। वहीं यदि आपसे पूछा जाए प्रस्तावना को किसने संविधान का कुंडली कहा है, तो इसका आंसर हो जाएंगे K.M. मुंशी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो देखिए स, प और थ, तो यहाँ 3 है ना, 1 2 3, तो याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सरकारें आधार होती है। तो स्थानीय सरकारें किसका आधार होता है? तो लोकतंत्र का। स्थानीय सरकार जो है आधार होती है लोकतंत्र का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को जो है फ्रेंड भंग किए जाएंगे जब प्रधानमंत्री उनको सलाह दे देंगे, मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था कौन है, इसको देखते हैं। नीति आयोग ये नहीं है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कब हुए थे? तो इसका स्थापना 1993 में किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी नहीं है, मतलब 2 नंबर सिर्फ सही है, 1 भी गलत था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, इसका भी स्थापना एक्ट 1993 के तहत ही किया गया है। तो इसका आंसर केवल 2 आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम, मतलब नीचे ना कुछ कालक्रम दिया गया है कूट में, इसको सजाना है। तो पहला है चुनाव कानून संबंधी संयुक्त सदनीय समिति। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये देखते हैं, 1971 में। आगे है चुनाव सुधार संबंधित गोस्वामी समिति। तो ये 1990 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इन्होंने 1993 में अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। अगला है चुनाव सुधार संबंधी तारकुंडे समिति। तो तारकुंडे समिति की स्थापना 1974 में की गई थी। और आगे है राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। तो ये 2000 के दशक में किया गया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहला हो जाएगा 1971, यानी पहले ए, उनके बाद हो जाएगा 1974, ए के बाद सी। तो ऐसा तो ऑप्शन ए में ही है, ए सी बी डी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न संख्या 9 में
ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में सत्य कथन हम डायरेक्ट बोलते हैं फ्रेंड, जहाँ पर बताने वाली चीज़ें होंगे हम कोशिश करेंगे उसे बताने का। तो इसका आंसर हो जाएगा उनको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं इनको कौन नियुक्त करेंगे? तो राज्य सरकार इसे नियुक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जानते हैं? पानी मतलब हाइड्रो, पानी मतलब हाइड्रो, तो ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट्स उसे बोलते हैं। वहीं ऑप्शन नंबर सी में है जीरोफाइट, ऑप्शन नंबर सी में है जीरोफाइट। तो जीरोफाइट जो है फ्रेंड इसे याद रखिएगा, मरुस्थल में उगता है, मरुस्थल में उगता है जो उसे जीरोफाइट कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे लिखा है प्रथम सूती मतलब वस्त्र उद्योग जो है यानी मिल की स्थापना 1854 बम्बई में। तो ये फ्रेंड प्रथम सूती वस्त्र नहीं था, प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना 1818 में कहाँ किया गया था? एफ फॉर फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में किया गया था। तो ये तो गलत हो गया। तो 1854 में हालांकि जो सूती वस्त्र की स्थापना थी ये सफल था, जो कि आपका बम्बई में किए गए थे। तो ये गलत है, प्रथम सूती वस्त्र 1818 याद रखिएगा। इनके अलावा है प्रथम मशीन निर्मित 1870 कोलकाता मतलब कागज का निर्माण, ये सही है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 में मद्रास में स्थापित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। 2 और 3 जो है इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है ना उनके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है ना दलहनी फसल उगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दलहनी फसल का ऑप्शन है उड़द, इसे याद रखिएगा। आगे है फ्रेंड, कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में किस देश में है? तो इसे आप याद रखिएगा, एक हम ट्रिक बता रहे हैं, TARIK तारीख, इसे याद रखिएगा। तो टी फॉर क्या हो जाएगा? अब चलिए इसको जो है हम थोड़ा रेड कलर से दिखाने का कोशिश करते हैं। टी फॉर क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया टी, तुर्कमेनिस्तान। ए फॉर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो अजरबैजान, TAR से क्या हो जाएगा? रूस, TAR। आई से क्या हो जाएगा? आई ईरान। और के से याद रखिएगा फ्रेंड कजाकिस्तान, इसे याद रखिएगा, आप एक झटके में इसे याद कर पाएंगे तारीख। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कौन कौन सही है। तो आपका सही हो गया 1, 3, 4 और 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 1, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांश के जो तटीय प्रदेश यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे, समशीतोष्ण सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देखते हैं। इसमें है दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है? तो दाऊदी भ्रंश जो है ये कुमायूं में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शा? थीमेटिक मानचित्र में ना सारा चीज को ही दर्शा दिया जाता है। तो इसमें वनस्पति मानचित्र होता है, वर्षा मानचित्र होता है, उद्योग मानचित्र होता है, ये सभी इसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था ये फ्रेंड 1997 में क्योटो में हुआ था। इसे क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं स्टॉकहोम सम्मेलन यदि पूछे फ्रेंड तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। और वहीं यदि वियना सम्मेलन की बात की जाएगी तो वियना सम्मेलन जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में है, 1985 में हुआ था और ये ओजोन संरक्षण को लेकर के
हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखें। हालांकि एक ओजोन संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में भी हुआ है 16 सितंबर को, लेकिन 1985 पूछे तो ये भी ओजोन संरक्षण से ही संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक जो है स्मॉग हो जाएंगे, द्वितीयक प्रदूषक स्मॉग हो जाएंगे। इसके अलावा O3, इसके अलावा जो है फ्रेंड O3 और H2SO4 को भी आप द्वितीयक प्रदूषण के रूप में जानते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे ऑयल ऑफ विट्रियोइल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोइल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो जब वृद्धि कैसे होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन नहीं है? मतलब प्राथमिक उपभोक्ता ढूंढ लेते हैं इसमें, तो ए नंबर ऑप्शन बकरी हो जाएगा। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि ये डायरेक्ट घास को खाती है। बाद बाकी भेड़िया, लोमड़ी, मोर द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है फ्रेंड अलाउद्दीन बहमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अशोक के स्तंभ लेख बिहार किस जिले में स्थित है? मतलब बिहार के किस जिले में स्थित है? तो चंपारण जिले में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध के अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आप लोग एक प्रश्न पढ़ते होंगे कि किस बौद्ध ग्रंथ में महाजनपद मतलब 16 महाजनपद का वर्णन है? तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपद का विवरण है। और वहीं पूछेंगे किस जैन ग्रंथ में? तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मौर्य वंश के शासन का पतन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो मौर्य वंश के जो शासक के पतन हुए इसके लिए पुष्यमित्र शुंग जिम्मेदार थे, मतलब उत्तरदायी थे। क्यों? क्योंकि मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो शुंग वंश की स्थापना उसके ऊपर कर दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर के शासनकाल में आए थे? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है फ्रेंड सबसे पहले ये आए कब थे? इसे याद रखना है 1891 में। 1891 में इसका शासनकाल था, लेंस डाउन का शासन काल थे, इसे याद रखिएगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो लड़की है, गर्ल है, इसकी विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रेट किसे कहते हैं? अशोक को। तो उससे याद रख लीजिएगा अशोक मेहता। हालांकि अशोक महान वो नहीं, ये अशोक मेहता है, इसे याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में किए गए थे। प्रश्न संख्या अब हम लोग 29 को देखते हैं। गंडमक की संधि किस युद्ध की समाप्ति, मतलब गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो गंडमक की संधि जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में के तहत ही हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 तक चला था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसी युद्ध के दौरान गंडमक की संधि हुए थे। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होगा तो गलनांक घट जाएगा, दाब अधिक होने से गलनांक घट जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 31 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो भेदन क्षमता जो है ना गामा किरण का होगा और आयनन क्षमता अल्फा का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है गामा किरण और अल्फा किरण, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएंगे। आगे है, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो अच्छे ईंधन में जो है क्या होता है, वो आसानी से उपलब्ध होता है, हानिकारक पदार्थ भी उत्पत्ति नहीं होती है, ऊष्मीय मान निम्न होगा। जब निम्न होगा तो वो अच्छा ईंधन कैसे कहलाएगा? यही गलत है। आगे उसका प्रज्वलन ताप निम्न होता है, मतलब प्रज्वलन ताप जो है निम्न होता है, ये भी सही है, लेकिन उसका ऊष्मीय मान निम्न होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा
ये गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सुमेलित नहीं है। तो देखिए गति विषयक नियम न्यूटन ठीक है, प्रकाश के अपवर्तक नियम आइंस्टीन, ये गलत है। तो ये कौन दिए थे? तो स्नेल दिए थे। ये कौन दिए थे? प्रकाश का अपवर्तन नियम कौन दिया है? स्नेल। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग दिया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस दिया है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में मिलता है? तो जो अधातु होते हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व देखिए प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, लेकिन कैडमियम जो है ये नहीं है। और कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, विल्सन रोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक होता है। तो इसमें क्लोरीन की उपस्थिति होती है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन एक महत्वपूर्ण यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 को। प्रश्न है मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण जो है बाइकार्बोनेट के माध्यम से होते हैं, यानी बाइकार्बोनेट के रूप में होते हैं। आगे है प्राणियों में निम्नलिखित में किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय एक तो उभयचर होगा और एक सरीसृप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उभयचर और सरीसृप जो होता है इसमें 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का होता है? ये तो हलवा सवाल पूछा है फ्रेंड। जो मूत्र है इसका पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं यदि पित्त पूछे, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, टेरिडोफाइटा पौधा उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा जो है मतलब टेरिडोफाइटा पौधा के उदाहरण है मार्सिलिया एवं फर्न। ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया एवं फर्न जो है टेरिडोफाइटा संघ के अंतर्गत आएंगे, इसे याद रखिए। अगला है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है राजस्व घाटे से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जब घटा देंगे तो हम क्या पाएंगे? मतलब जब राजस्व घाटे से पूंजी परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान को हम घटा देंगे तो क्या पाएंगे? तो आप जो है इसमें प्रभावी राजस्व घाटा को पाएंगे, इसे याद रखिएगा। अगला है वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? वैयक्तिक प्रयोज्य, आपका आय से जब हम प्रत्यक्ष कर मतलब व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष कर को जब हम घटा देंगे तो उससे वैयक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त होगा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? तो उपयोगिता से जो तात्पर्य होगा एक विषयात्मक अवधारणा। उपयोगिता से क्या तात्पर्य होगा? एक विषयात्मक अवधारणा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सबसे पहले तो इसका ईस्वी जानना होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुए थे और 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस देश में स्थापित की गई थी? तो नीदरलैंड में स्थापित किए गए थे। आगे है छोटे पैमाना के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो छोटे पैमाना के उद्योग के विकास के लिए आबिद हुसैन समिति की स्थापना की गई थी। कब? 1997 में, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 48 को देखते हैं।
48 में है योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में किस मानदंड का प्रयोग किया गया था। मतलब योजना प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो मानदंड होते हैं उसमें प्रकार्यात्मक एकता होता है, भू आकृति होती है, उसके लिए जनसंख्या भी चाहिए और प्रशासनिक संलग्नता भी चाहिए। ये सभी चीज़ें चाहिए। ऑप्शन नंबर आंसर आपका डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पिछवई चित्रकला किस देवता से संबंधित है, तो पिछवई जो है श्रीनाथ जी या श्री कृष्ण जी से संबंधित है। यह आपका 50 प्रश्न पूरा हुआ। कुछ स्मरणीय तथ्य को 2 मिनट में जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो ये आज गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बारे में कल हम लोग समुद्रगुप्त तक पढ़े थे। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसी के समय में, इसी के शासनकाल में फाहियान जो है भारत की यात्रा पर आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर जैसे महान विद्वान रहते थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ और सबसे अधिक अभिलेख टोटल 18 अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। सबसे अधिक अभिलेख 18 अभिलेख गुप्त वंश में कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। कुमारगुप्त प्रथम ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाए थे। और प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन करवाए थे, तो स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में भू राजस्व जो था कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक थे। इसे याद रखिएगा। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा गुप्त काल में जो है व्यापार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो उज्जैन। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसे याद रखिएगा। और विष्णु का वाहन गरुड़ जो है गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त शासक का राजकीय चिन्ह क्या थे, विष्णु का वाहन गरुड़। और गुप्त राजा की शासकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के जो सिक्के को जारी किया गया था उसे रूपयका कहा गया था या रूपयक भी मिलेगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसमें मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जो जन्म है गुप्त काल में। और इन्होंने ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि भी दान दिया है, ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है सातवाहन के द्वारा शुरू किया गया था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। और गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। तो ये आज का पूरा प्रश्न कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अगले स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, जिससे हमारे मनोबल को